अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 अप्रैल 2022 रोज़ हफ्ता आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। ताज़ा तरीन खबर आपको पता है, मैंने कहा था आपको कि सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की जा रही है। आज वो दरख्वास्त दायर कर दी गई। नईमुल हसन एडवोकेट की तरफ से दायर की, वकील के तौर पर मैं और अमर मंसूर साहब, और बड़ी डिटेल और डेप्थ में दरख्वास्त, ये तकरीबन 60 सफ़ों पर मुश्तमिल है। तमाम एविडेंस वो लगाया गया है। अच्छा, क्या लगाया गया है? लेटर गेट स्कैंडल की बात हो रही है। उसकी तहकीकात के लिए तहरीक अदम एतमाद के पीछे फ़ौरन एजेंडा है और उसके लिए वजूहात सारी बताई गई। हर सियासी जमात का रोल बताया गया। नवाज शरीफ का मेमो गेट स्कैंडल में वो बताया गया कि नवाज शरीफ उस वक्त मेमो गेट, वो अनसाइंड लेटर था, उस पर बाकायदा इंक्वायरी हुई। बाकायदा 3 चीफ जस्टिस जो हैं मुख्तलिफ कोर्टों के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कमीशन बना। उसने बड़ी तहकीक की और चीज़, लेकिन उसके बावजूद वजह है उस पर उस तरह अमल दरामद ना हो सका और आज फिर ये सारा कुछ आप हुआ आप देख रहे हैं। ये चेन ऑफ इवेंट आज से शुरू नहीं हुआ, ये याद रखिए, ये आज से नहीं शुरू हुआ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये आज से शुरू नहीं हुआ। और ये लास्ट जो है, अगर आप देखें तो अक्टूबर से ये मामला चल रहे हैं। इसमें औरिया मकबूल जान ने कॉलम लिखा, अंसार अब्बासी साहब ने लिखा इस बारे में। फिर ख्वाजा आसफ की तकरीर है, ख्वाजा आसफ के ट्वीट हैं जो बात की है। शहबाज शरीफ की तकरीर है जिसमें उन्होंने बैगर नॉट चूज़र, आप अंदाज़ा लगाएं, उसने इस हद तक तौहीन की है पाकिस्तानी कौम की। फिर साथ अरशद शरीफ के वो सारे हैं कि जो मुख्तलिफ मीटिंग सारी इस कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी एविडेंस लगाई हुई हैं और तारीखी तौर पर सारा बताया। मुख्तलिफ फरीक बनाए हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस को भी फरीक बनाया है, स्पीकर भी बनाया, वजारत दाखिला को, वजारत डिफेंस को, वजारत कानून को, इलेक्शन कमीशन को, FIA को। अच्छा, इन सबको बनाने के 3-4 इशू हैं। एक तो है कि कमीशन तफसीर बड़ी नहीं, इस पर एक कमीशन बैठाया जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, इस पर एक कमीशन बैठाया जाए, कमीशन सारे मामला को देखे और डे टू डे हेयरिंग करे और ये सारे वाक़या। अच्छा, एंड में मैंने ये भी कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रोक दी जाए, तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रोक दी जाए। ये भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। हमने इस आइनी दरख्वास्त के अंदर तारीखी हवाला जात सारे उठाए हैं और इसमें हिस्बा बिल के हवाले से भी जिक्र किया था कि हिस्बा बिल भी जब आया था तो गवर्नर को ऑर्डिनेंस के ऊपर जारी करने से रोक दिया गया था। इसके अलावा ये भी जिक्र किया गया कि जब दौरी शरीयत के लोग अपना मेम्बरान थे तो मेम्बरान के स्टे के हवाले से, और वो भी जिक्र किया गया कि उस पर भी अमल दरामद रोक दिया जाएगा। हालांकि आइन के किसी भी काम अमल के तहत अगर देखा जाए तो स्टे नहीं किया जा सकता। तो इनमें वो सारे वक़ूआजात लिखे हैं। डर खौफ पता क्यों नहीं, मैंने कई दफ़ा मीडिया पे कहा है कि हुकूमत वक्त को, यानी अपोजिशन को चाहिए तहरीक एतमाद वापस ले लें और उसके बाद नई तहरीक एतमाद दायर कर दें। इसमें क्या, और इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कौन सा लंबा काम है आप आने में, और जो भी सोच सामने आए, सच आए, वो सच कौम के सामने आना चाहिए। सच कौम के सामने, सच कौम सुनना चाहती है। बहुत सी, यानी इस वक्त आर्मी को, फौज को मिलान करने की कोशिश हो रही है। फौज का क्या इससे ताल्लुक है? खुदारा इस वक्त ट्रैक से मत उतरें। इस वक्त हम जो एक बात कर रहे हैं उसी पे मामला चले और ये अच्छा रवैया नहीं है। हमारे मनहसल कौम, हमारा अच्छा रवैया नहीं है। हम इस मामले में, हर मामले को पाकिस्तानी फौज या ISA को घसीटने की कोशिश करते हैं। ये काम नवाज शरीफ और वो करते रहे हैं। और आपके सामने है जनरल बाजवा साहब का और जनरल फैज हमीद साहब का नाम खुले नाम लेते हैं। आज देखिए वो बड़े आराम दनाते फिर रहे हैं, आपके सामने है, वो रिकॉर्ड की बातें हैं, क्योंकि वो झूठ था। तो आज भी अगर कोई इल्ज़ाम लगाएं तो अच्छा नहीं लगता। इस सारे मामले में आप बात इतनी है कि आपके अपने जो इलेक्टेबल थे वो भाग गए। वो क्या लिए? पैसे आपके पास एविडेंस मौजूद है, सिंध हाउस के हवाले से तफसीलात सारी मौजूद है, या तो कहीं नहीं मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर आपके पास एक एक चीज़ अवेलेबल है। बिटकॉइन से पैसे दिए या ऑफशोर कंपनियों के पैसे दिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। और डिफेक्शन के हवाले से मैंने तो आपको बता दिया था कि डिफेक्शन हो चुकी है और उसकी ज़्यादा तरीन मिसाल अगर डिफेक्शन देखें, आज जहांगीर तरीन के लोगों ने डिफेक्शन कर दी। कैसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर दी तो डिफेक्शन होगी। फिर इसहाक डार ने ट्वीट किया, इसहाक डार ने जब ट्वीट किया डिफेक्शन तब भी होगी है। तो ये डिफेक्शन तो हो चुकी है। अब डिफेक्शन मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी बात रह गई है। डिफेक्शन का ये समझ तक का सारा हो चुकी है, फ्लोर भी क्रॉस हो चुका, माइंड भी दे दिया। तो अब इसमें वोट किस लिए डालना है? या तो आप चुपके ज़मीर आते, फ्लोर असेंबली फ्लोर पे आते, आके बात करते, फिर तो समझ आती थी बात। लेकिन आपने जिस तरह इस चीज़ों को ओपन किया है, आपने खुद कंट्रोवर्सी जनरेट की हैं। और मैंने आपको ये भी वजह बताई थी कि आइन का आर्टिकल 17 पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 55 पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 63, तीनों को पढ़ें तो ये बात कलेक्टिव वोट की बात करता है।
यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 155 है, उसमें से तकरीबन 75 के करीब अगर लोग आगे आ जाएं, फिर तो समझ आती बात कि ऐसे हालात और वाकयात हुए हैं कि मेजॉरिटी एक तरफ चली गई है, टिल्ट कर रही है। लेकिन यहाँ मेजॉरिटी की बात नहीं है, 13, 14 या 20, यानी मेरे पास जो फिगर आई वो मैंने उस पिटीशन में 21 के करीब लिखे हैं कि 21 डिफेक्ट कर दें। आप कहें कि उससे सारे के सारे मुनर्रफ हो गए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप डेमोक्रेटिक इलेक्टर को, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने हटाना है। तो ये सेडिशन बगावत का मैंने 124A के हवाले से बात की, और अब जो कि अपना इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एतराज आ गया। एतराज में मैं कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पे वो सारा चल जाए। उस एतराज के अंदर तकरीबन अपना 6 एतराजात लगाए हैं उन्होंने, और नाम इसको दिया हुआ है रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरनेशनल कंस्पिरेसी टू टॉपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान by constitution of high powered commission। मैं फिर लफ्ज पढ़ता हूं, regarding investigation of international conspiracy to topple government of Pakistan by constitution of high powered commission। अब उसने ये बता दिया जाए कि उन्होंने ये नहीं कहा कौन से क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस से। पहला ही मैंने पब्लिक इंपॉर्टेंस का सवाल बड़ा वाज़ेह तौर पर उठाया है, वो आर्टिकल 184(3) के, और दूसरा जो कहना अपना रजिस्ट्रार ऑफिस का कि आर्टिकल 184 का तरीका बनता नहीं है, ठीक है ना जी, कि और दूसरा है कि जो नोटिस जारी किए हैं वो प्रॉपरली सर्व नहीं किए हैं। फिर आ गया जी अप्रोप्रिएट फोरम नहीं पहुंचा। अब अप्रोप्रिएट फोरम किस लिए पहुंचना है मुझे, अब ये बात है, ये कहा गया हुआ है। और मुख्तलिफ प्रेयर्स के हवाले से अगला बड़ा अहम इशू है that under article 69 of the constitution validity of any proceeding in parliament cannot be called in question। इसका जिक्र किया हुआ है। अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब क्या है कि स्पीकर के लामहदूद इख्तियारात हैं। अब वाकई हुकूमत को चाहिए कि इसका कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाए, इसका सेडिशन की कार्रवाई करने के लिए वजारत दाखिला को अप्रोच करे, और इलेक्शन कमीशन के आप भी आर्टिकल 17 के हवाले से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। मैंने आर्टिकल 17 का भी जिक्र किया है, सेक्शन 212 का भी जिक्र किया है, सेक्शन 213 इलेक्शन एक्ट का भी। ये सारी चीजें मैं आपके सामने स्पेसिस पे और बड़ी जगह में कर चुका हूं, यानी मैं इसे पीछे नहीं होता, और आज भी अपने उस मौकफ पे कायम हूं। आईनी और कानूनी बातें सारी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, बड़ी वजाहत के साथ रख दी है, मैंने इसमें कोई झोल नहीं रखा अब तक। अब इसके बाद स्पीकर के लामहदूद इख्तियारात है। स्पीकर डिफेक्शन वाले लोगों को वोट डालने से रोक सकता है, और ये जो मैंने बात की है इंक्वायरी, और अगर फाकी हुकूमत इसके ऊपर इंक्वायरी और प्रोसीडिंग शुरू कर देती है तो स्पीकर के पास तो इख्तियारात हैं कि ये कंस्पिरेसी हो रही है, ये इस तरह है। और आर्टिकल 5 का जिक्र है लॉयल्टी टू स्टेट, तो क्या स्पीकर को लॉयल्टी टू स्टेट नहीं आना चाहिए, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आना चाहिए? उसको ये सारी चीजें देख रही हैं। अगर वो सारी चीजें देखेगा तो ठीक होगा, अगर नहीं देखेगा तो ये तो ज्यादती है। अब स्पीकर को आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं, रूलिंग भी पास करता है, और इस चीज को सामने रखते हैं आर्टिकल 5 को भी एनफोर्समेंट के हवाले से बात रख रही है। और ये भी याद रखना है आपको, ये आपको समझने के लिए चीजें बहुत जरूरी है। अब चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं, एतराज भी अगर आ गया है इस पर बाकायदा मैंने ट्वीट कर दिया है कि रजिस्ट्रार के पास इसकी अपील दायर की जाएगी, और ये तहरीक एतमाद होने से पहले दायर करना जरूरी था। अब तहरीक एतमाद अगर कामयाब भी हो जाती है तो पिटीशन फिर भी मेंटेनेबल है। मैं फिर बताता हूँ, पिटीशन फिर भी मेंटेनेबल है। इस कॉन्टेक्स्ट में वोटिंग को एक तरफ रख दें आप, मैं उसमें वोटिंग एक तरफ रख दें आप, जो भी रिजल्ट आता है, लेकिन बात हो रही है मेमो गेट के स्कैंडल के तर्ज के ऊपर इसकी इंक्वायरी और तहकीकात, जो कौम मांगती है, जो कौम चाहती है कि तहकीकात हो। और ये तहकीकात अपना गवर्नमेंट तो कल इल्जाम लग जाएगा ना कि जाने वाली गवर्नमेंट ने अपने फायदों के लिए अब कमीशन बना दिया, फिर एतराज़ात आ रहे हैं। इसी तरह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। अब इसकी अपील के बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से देखती है। मैंने एक बात आपको और भी कही थी कि उन्होंने आकर असेंबलियाँ वक्त से पहले तोड़नी, अगर वक्त से पहले तोड़ेंगे तो ये असेंबलियाँ चैलेंज की जाएंगी। मुद्दत पूरी करें, अरबों रुपया लगाया हुकूमत का, हुकूमत चाहती है कि ये सारे मामला को बैठकर देखें, आप समझ सकें इन चीज़ों को, और आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत है, फ़र्क से इतना है, विल चाहिए आपको। कौम यही चाहती है, कौम बहुत गुस्से में है, आपको गुस्से में नहीं रहना। खुदा इदारों को लड़ाने की बात मत कीजिएगा। ये मामला जो है आपकी इंटरनेशनल माफिया से लड़ाई है, कंस्पिरेसी है, आपने उसको फेस करना है, आपने हकाई की जंग लड़नी है, आपने कौम के साथ रहना है, कौम को इकट्ठा रखना है, कौम में तकसीम नहीं होने देनी। मैं चाहता था कि तमाम सियासी जातें में इसमें इकट्ठे हों, सियासी जमातें खुद कहें कि हम तहरीक एतमाद वापस ले रहे हैं और इस मामले को हम मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाएंगे। पता नहीं क्यों नहीं लेके जाना चाह रहे, पता नहीं क्यों। और कल जो है इसकी तहरीक एतमाद की आपको पता है वोटिंग होगी, और आपके सामने सारी चीज़ें आखिर आ ही जाएंगी। कौम ये सारे मामला देख लेगी, कल क्या होना है, क्या हालात आते हैं, क्या वाक़यात होने हैं, एक एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। पंजाब असेंबली में भी कल वोटिंग होनी है, वो भी आप लोगों के सामने तफसीलात आ जाएंगी। याद चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।